हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल। आज हम जो स्टार्ट कर रहे हैं वो इंडियन पॉलिटी की सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं। उसमें हम लोग जो स्टार्ट करेंगे वो सोर्सेज ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन से करेंगे। तो हमारा जो संविधान है, मैं आपको बता दूं, वो बहुत सारे सोर्सेज से जो है देखा गया है। रेफरेंस के लिए बहुत सारी दुनिया के संविधानों को देखा गया, कानूनों को देखा गया, उसके बाद उसे इम्प्लीमेंट किया गया मैनिपुलेट करके इंडियन कंडीशंस के हिसाब से हमारी संविधान सभा ने, और उसे बहुत ही बेहतरीन तरीके से ड्राफ्ट किया हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के आर्किटेक्ट डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने। तो देखिए, मैं आपको बता दूं कि वेरियस सोर्सेज से लिया गया है, तो इसमें कुछ इंपॉर्टेंट सोर्सेज है जिन्हें हम डिस्कस करेंगे। और पहला वो सोर्स है, वो है आपका गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। तो सबसे ज़्यादा हमारा कॉन्स्टिट्यूशन इंस्पायर्ड है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से ही है। समय समय पे अंग्रेज जो हैं कानून लाते रहते थे। एक मेजर कानून जो पहला लाए थे वो था 1909 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, जिसे हम मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म भी कहते हैं। मॉर्ले कौन था? जॉन मॉर्ले सेक्रेटरी ऑफ स्टेट था। सेक्रेटरी ऑफ स्टेट एक पद हुआ करता था, और वो ब्रिटेन में रहता था, और भारत के कानून को क्या करता था, वो भारत में जो चीज़ें चल रही होती हैं, भारत की कानून प्रणाली जो चल रही है, भारत का जो सिस्टम चल रहा है वो कैसे चल रहा है, इसके बारे में रिपोर्ट देता था ब्रिटिश पार्लियामेंट को। मिंटो जो थे, लॉर्ड माउंट मिंटो, वो वाइसरॉय थे इंडिया के। और ये भी जो है आपके क्या सेक्रेटरी ऑफ स्टेट को रिपोर्ट करेंगे, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट जो है रिपोर्ट करेंगे ब्रिटिश पार्लियामेंट को। तो इस एक्ट में जो है पहली बार कॉम्युनल इलेक्टोरेट आया था, मतलब आपका मुस्लिम्स के लिए सीटें जो है रिजर्व की गई थी, सेपरेट इलेक्टोरेट किया गया था। इसके अलावा अगला जो बात जो इस कानून में थी वो थी कि पहली बार किसी भारतीय को जो है एग्जीक्यूटिव काउंसिल, जैसे आपको मंत्रिमंडल कहते हैं, उसमें जगह मिली थी। तो पहला जो भारतीय थे जिनको ये जगह मिली थी वो एज ए लॉ एग्जीक्यूटिव मिली थी, और उनका नाम था SP सिन्हा, सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा। ठीक है। अगला है 1919 का कानून। तो 1919 का कानून जो था, इसे हम लोग मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड कहते हैं। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स कहते हैं। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म इसलिए कहते हैं, बिल्कुल पहले वाले की तरह ही है। क्यों? कि आपके जो चैम्प्सफोर्ड, जो लॉर्ड मॉन्टेग्यू थे, वो आपके क्या थे? वो आपके सेक्रेटरी ऑफ स्टेट थे। तो इसी तरीके से इसी श्रेणी में फिर इसको अमेंड करने के लिए एक कानून, आपका एक कमीशन बैठाया गया, उसका नाम था साइमन कमीशन 1927। उसकी रिकमेंडेशंस आई। उसके बाद 3 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेज हुई भारतीयों के साथ अंग्रेजों की, लंदन में। उसके बाद एक नया कानून आया, उसका नाम था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935। तो मैं आपको बता दूं, हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है, क्योंकि हम लोग जब आज़ाद हुए तो 1935 के हिसाब से ही हमारे देश का एडमिनिस्ट्रेशन चल रहा था, तो लाजमी भी था कि सबसे ज़्यादा जो इंस्पायर्ड होगा वो इसी एक्ट से होगा। तो इस एक्ट से क्या क्या चीज़ें हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ली गई हैं? पहला है बाईकैमरलिज्म, यानी कि 2 हाउसेज। आपको पता है हमारे देश में 2 हाउसेज हैं, एक है आपके पास लोकसभा और एक आपके पास है राज्यसभा। तो राज्यसभा को अपर हाउस कहा जाता है, लोकसभा को क्या कहा जाता है? लोअर हाउस कहा जाता है। लोकसभा जो होता है वो डायरेक्टली इलेक्टेड होता है, और राज्यसभा जो होता है इनडायरेक्टली इलेक्टेड होता है बाय द पीपल ऑफ इंडिया। राज्यसभा स्टेट को रिप्रेजेंट करता है, लोकसभा लोगों को रिप्रेजेंट करता है। तो बाईकैमरलिज्म सिस्टम जो है ये यहाँ से लिया गया है, हालांकि लोकसभा राज्यसभा टाइप का सिस्टम उस समय नहीं था। अगला है सब्जेक्ट्स का डिवीजन। तो हमारे देश में आपको पता है कि सेंटर के जो सब्जेक्ट्स हैं उन्हें अलग किया गया है, और स्टेट के सब्जेक्ट्स को अलग किया गया है। तो ये जो आपके पास लिस्ट का डिवीजन है, ये आपका गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935 से लिया गया है। जैसे आपका आर्मी, नेवी, एयरफोर्स ये सेंटर का सब्जेक्ट है। बैंकिंग सेंटर का सब्जेक्ट है ना आपका। इसके अलावा आपने फाइनेंस एंड कंट्रोल जो है, आपके पास फॉरेन अफेयर्स हैं, ये सेंटर के सब्जेक्ट। तो इसमें स्टेट गवर्नमेंट नॉर्मली इंटरफेयर नहीं कर सकता। स्टेट सब्जेक्ट कौन से हैं? जैसे आपके पास पुलिस, लॉ एंड ऑर्डर। तो आपका जो सिविल पुलिस होती है, लॉ एंड ऑर्डर, ये किसका सब्जेक्ट है? स्टेट सब्जेक्ट है। तो आपने देखा होगा लॉ एंड ऑर्डर और लैंड, ठीक है, आपका जो ज़मीन का रजिस्ट्री होती है, ये सब कहाँ पे? आपका स्टेट गवर्नमेंट के अंडर में ही होती है। तो ये सिस्टम कहाँ से लिया गया है? ये सिस्टम भी हमने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935 से लिया है। अगला है स्टेट लेजिस्लेचर। 1935 के एक्ट में आपकी जो प्रोविंसेस थी, उसमें प्रोविंस कहा जाता था। तो ध्यान सुनिएगा, 11 ब्रिटिश प्रोविंसेस थी और बाकी प्रिंसली स्टेट्स थे। तो दिख रहा होगा आपको 11 ब्रिटिश प्रोविंसेस थी। ये जो अपना आपका पिंक एरिया यहाँ पे दिख रहा है, ये सारा पिंक एरिया ब्रिटिश कंट्रोल था। और ये जो आपको येलो दिख रहा है, ये आपके पास जो है प्रिंसली स्टेट्स हैं। ये प्रिंसली स्टेट्स हैं, मतलब आपके रूल बाय द किंग्स। तो आपके पास क्या था? स्टेट्स को जो प्रांत थी, 11 प्रांतें थी, 11 प्रोविंसेस थी। जैसे यूनाइटेड प्रोविंस, यूनाइटेड प्रोविंसेस ये दिख रहा है आपको, यूपी। ठीक है। इसके अलावा बिहार, बंगाल, आसाम। एक नई प्रांत बनाई थी 1935 ने, वो था सिंध। पहले इट वाज अ पार्ट ऑफ बॉम्बे। तो ये पूरा बॉम्बे प्रेसिडेंसी का पार्ट था। ये बॉम्बे दिख रहा है आपको, इसी का पार्ट था। इसके अलावा सेंट्रल प्रोविंसेस, ये दिख रहा होगा आपको, मेड्रस, है ना। तो
ये आपका था। अच्छा, 1935 से पहले बर्मा जो था वो भी अपने आप में हमारे देश का ही हिस्सा माना जाता था। बर्मा और इंडिया के लिए कॉमन लॉज आते थे, तो बाद में 1935 के एक्ट के बाद जो है इन्हें अलग कर दिया गया था। बर्मा को एक अलग सॉवरेन तो नहीं कह सकते, सेपरेट स्टेट कर दिया गया था इंडिया से। तो सेपरेट नेशन की तरह आप इसे मान सकते हैं। तो आपका है प्रोविंशियल ऑटोनॉमी, जो मैंने अभी बताया आपको। तो प्रांतों को क्या की गई थी, उनके अपने चीफ मिनिस्टर्स बनाए गए थे, जिन्हें उस जमाने में प्रीमियर कहा जाता था। ठीक है। इसके अलावा द पोस्ट ऑफ द गवर्नर और एसपीएसपी एंड एफपीएससी, जिसे आज की डेट में आप लोग यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन यूपीएससी भी कहते हैं। स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन, तो आपको पता है स्टेट की सर्विसेज में लोगों का चयन करने के लिए, कैंडिडेट का सिलेक्शन करने के लिए स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन, और यूनियन की जो सर्विसेज हैं उनके सिलेक्शन के लिए फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन। इनकी स्थापना भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से की गई थी। अगला है ब्रिटेन। तो ब्रिटेन से देखिए, जो आपको बस सिस्टम जो हमने लिया है वो है पार्लियामेंट्री काइंड ऑफ गवर्नमेंट। अब ये कौन सी गवर्नमेंट होती है, देखिए पार्लियामेंट्री काइंड ऑफ गवर्नमेंट में जो होता है, आपका पार्लियामेंट का एक सबसेट होता है गवर्नमेंट। जैसे हमारे यहाँ भी जो है आपका, आपको पता होना चाहिए। और ये जिम्मेदार किसके लिए होती है, रिस्पॉन्सिबल किसके लिए होती है, डायरेक्टली इलेक्टेड हाउस के लिए। जैसे हमारे देश में किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, लोकसभा के लिए गवर्नमेंट रिस्पॉन्सिबल है। ये आप क्लियर अपने दिमाग में रखिए। तो आपके पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में क्या होती है, एक पार्लियामेंट होती है, उस पार्लियामेंट का एक सबसेट होती है, एक छोटा हिस्सा होती है, कौन होती है, गवर्नमेंट। ठीक है। और वो जिम्मेदार होती है किसके लिए, डायरेक्टली इलेक्टेड हाउस के लिए। जैसे हमारे डायरेक्टली इलेक्टेड हाउस कौन सा है, लोकसभा, तो लोकसभा की गवर्नमेंट जिम्मेदार होगी। अगला है द सिस्टम ऑफ द कैबिनेट। सो इन इंडिया द कैबिनेट सिस्टम हैज बीन टेकन फ्रॉम ब्रिटेन। तो आपको ये थोड़ा अलग है अमेरिकन एग्जीक्यूटिव सिस्टम से। तो हमारे यहाँ कैबिनेट सिस्टम है, इसमें क्या है, आपके पास एक पीएम है, और इसके अलावा क्या है, आपके एक मिनिस्टर्स हैं। अब जो पीएम है ये प्रेसिडेंट को रिकमेंड करता है कि आप जो है इन इन बंदों को मिनिस्टर बना लीजिए। कैबिनेट सिस्टम में क्या होता है, अगर एक मिनिस्टर, फॉर एग्जांपल भारत का फाइनेंस मिनिस्टर रिजाइन करता है, फाइनेंस मिनिस्टर रिजाइन करता है, फाइनेंस मिनिस्टर अगर आपका रिजाइन करेगा तो उससे ज़्यादा फर्क कुछ नहीं पड़ेगा, एक फाइनेंस मिनिस्टर की सीट खाली होगी। पीएम जो है अपने कंसाइन से प्रेसिडेंट को रिकमेंड करेगा कि इस नेक्स्ट बंदे को आप क्या बना लीजिए, फाइनेंस मिनिस्टर बना लीजिए। परंतु क्या होता है, अगर आपके पास प्राइम मिनिस्टर रिजाइन कर दे, या प्राइम मिनिस्टर जो है ऑफिस में ही अपने जो है कह सकते हैं कि डेथ हो जाए, तो आपकी पूरी की पूरी सरकार गिर जाएगी, नई गवर्नमेंट बनानी पड़ेगी पड़ेगी। अगला होता है लेजिस्लेटिव प्रोसीजर, जो आपका द वे ऑफ मेकिंग लॉज। पहले आपको पता है एक हाउस से पास होगा, फिर दूसरा हाउस से पास होगा, फिर वो प्रेसिडेंट पे जाएगा। ब्रिटेन में कहाँ से जाता है, किंग के पास जाता है, और फिर जाके वो लॉ बनता है। अगला होता है कॉम्प्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, सीएजी। तो देखिए मैं आपको बता दूं, सीएजी जो होता है हमारे देश में खाली ऑडिटर जनरल का काम करता है। ये ऑडिटर जनरल क्या होता है, ऑडिटर जनरल क्या होता है, जो सरकार होती है हर साल बजट से पैसे मांगती है, उसके बाद वो क्या करती है, खर्च करती है। उस खर्चे को ढंग से किया गया नहीं किया गया, इसकी रिपोर्ट बनाती है कौन, आपका सीएजी। तो हमारे यहाँ कॉम्प्ट्रोलर नहीं है सिर्फ, हालांकि कहते हैं हमारे देश में भी कॉम्प्ट्रोलर ऑडिटर जनरल ही है, पर वो हमारे कॉम्प्ट्रोलर नहीं है, वो सिर्फ ऑडिटर जनरल है। मतलब वो सिर्फ खर्चों का, खर्चे होने के बाद देखता है कि खर्चे सही से हुए हैं या नहीं है। कॉम्प्ट्रोलर जो होता है वो अकाउंटेंट होता है, और ये सिस्टम ब्रिटेन में है। तो ब्रिटेन में अकाउंटेंट का काम भी है, और ऑडिटर जनरल का काम भी सीएजी के पास है। हमारे देश में सिर्फ ऑडिटर का काम ही है। स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट और पीएसयू तीनों के खर्चों को वो क्या करता है, नजर रखता है। अगला होता है अटॉर्नी जनरल। अटॉर्नी जनरल को कह सकते हो कि सरकार का एक तरीके से लॉ ऑफिसर होता है, और वो सरकार को हमेशा लीगल सिस्टम के बारे में, अगर उसे हेल्प चाहिए, एड चाहिए, तो उसके बारे में क्या करता है, आपका प्रतिनिधित्व करता है, उसके लिए सरकार के लिए जो है रिप्रेजेंटेशन करता है। जैसे मैं आपको बता दूं, अगर सुप्रीम कोर्ट में कोई भी केसेस चल रहे हैं, तो आपका जो अटॉर्नी जनरल होता है वो उसके लिए सरकार को क्या करता है, सरकार की तरफ से रिप्रेजेंटेशन करता है। या कोई केस चल रहा होता है सरकार के खिलाफ, तो उसमें भी वो नजर रखता है, अगर खुद शामिल नहीं हो रहा है। अटॉर्नी जनरल के अंदर दो और व्यक्ति होते हैं जो उसे एड करते हैं, एक का नाम होता है सॉलिसिटर जनरल, और दूसरा होता है एडिशनल सॉलिसिटर जनरल। तो ये भी बिल्कुल इसी तरीके से होते हैं, बट अटॉर्नी जनरल के सबऑर्डिनेट होते हैं। अटॉर्नी जनरल पार्लियामेंट के किसी भी हाउस में बैठ सकता है। तो ये आपकी कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट है, जो सेशन में पार्लियामेंट के बैठ सकता है। ये आपके एमपी की तरह उसे छूट मिली है, बस वो हालांकि वोट नहीं कर सकता, ही कांट वोट, क्योंकि आपको पता है कोई अगर बिल पास होता है तो वोटिंग होती है, तो अटॉर्नी जनरल कांट वोट। अगला प्रोविजन है सिंगल सिटीजनशिप का। द सिंगल सिटीजनशिप प्रोविजन, जिसे हम लोग यूनियनिज्म भी कहते हैं, ये हमारा ब्रिटेन से लिया गया है। लाइक इन अमेरिका, इफ यू आर रिसाइडिंग इन न्यूयॉर्क, तो आपकी दो सिटीजनशिप है। पहली आपकी न्यूयॉर्क की सिटीजनशिप है, दूसरी आपकी यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ
अमेरिका की सिटीजनशिप है। अगला है पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस। तो हमारे यहाँ क्या है, ब्रिटेन की तरह ही मेंबर ऑफ पार्लियामेंट से कुछ प्रिविलेजेस मिले हैं, जैसे -40 +40 में कभी कैद नहीं किया जा सकता, किसी एमपी को अरेस्ट नहीं किया जा सकता। -40 मतलब सेशन के शुरू होने के 40 दिन पहले, सेशन के शुरू होने के सेशन के खत्म होने के 40 दिन बाद किसी भी आप एमपी को अरेस्ट नहीं कर सकते, यू कांट अरेस्ट एमपी। इसके अलावा अगर कोई मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, और इस तरह के स्टेट में भी आपका एमएलए अगर हैं, अगर वो कोई स्टेटमेंट देते हैं पार्लियामेंट में या स्टेट लेजिस्लेचर में, तो उसको उनकी कई बातों के लिए केसेस, या आप कह सकते हो लीगली उनको जो है क्या नहीं किया जाएगा, ट्राई नहीं किया जाएगा, तो उनको भी प्रिविलेज है। अगला होता है रूल ऑफ लॉ। तो हमारे यहाँ सिस्टम जो रूल ऑफ लॉ का है, जिसका कंपोनेंट एक बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट क्या है, इक्वालिटी बिफोर लॉ भी है। ये जो है आपका कहाँ से लिया गया, ब्रिटेन से लिया गया है। अगला है द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। बहुत ही प्यारी बात है कि जॉर्ज वॉशिंगटन जो अमेरिका के पहले राष्ट्रपति थे, उन्होंने एक बहुत सुंदर बात कही थी। क्या कही थी? बिफोर इंडिपेंडेंस वी वर द स्टेट्स ऑफ अमेरिका, आफ्टर इंडिपेंडेंस वी आर द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। तो बहुत ही सुंदर बात है, 50 राज्यों से मिलके बना है और 50 राज्यों के एग्रीमेंट से बना है। हमारे देश में एग्रीमेंट से राज्य देश के अंदर नहीं मिले हैं। हमारा एक सिंगल देश है जो अपने आप में सिंगल एंटिटी है, और उसको क्या किया गया है, आपका जोड़ा गया है। ठीक है, उसको जोड़ा गया है। अब वो सिंगल बाउंड्री एक तरीके से आप मान सकते हो, परंतु कन्वीनियंस के लिए हम लोगों ने स्टेट्स का प्रोविजन बनाया है। कन्वीनियंस के लिए, एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस के लिए, कोई भी आपके किसी राज्य के, 2 राज्यों के बीच में, 10 राज्यों के बीच में, 28 राज्यों के बीच में कोई भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं हुआ है एक साथ जुड़ने का। तो यूनाइटेड स्टेट्स जो है वो अपने आप में फेडरलिज्म है, प्योर फेडरलिज्म है। इंडिया जो है फेडरल भले ही दिखने में है, कामों में है, सेंट्रल गवर्नमेंट अलग है, स्टेट गवर्नमेंट्स अलग हैं, परंतु जो आपके यहाँ किसको फीचर, जो इंपॉर्टेंस दी गई कॉन्स्टिट्यूशन में, वो यूनियनिज्म की दी गई है। क्लियर? अगला है इंडिपेंडेंस ऑफ द जुडिशरी। ठीक है, अगला है जुडिशियल रिव्यू। ठीक है, जुडिशियल रिव्यू का प्रोविजन, अगर कोई कानून ऐसा है जो कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग नहीं है, तो आपका कौन, अगर वो कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिक स्ट्रक्चर को क्या कर रहा है, वायलेट कर रहा है, तो वो लॉ जो होगा नल एंड वॉइड हो जाएगा। ये प्रोविजन भी हमने कहाँ से लिया है, यूएसए से। इम्पीचमेंट ऑफ द प्रेसिडेंट, कोई प्रेसिडेंट जो हमारे देश में है उसको इतनी इंपॉर्टेंस दी गई है, वो आए गए व्यक्ति की तरह नहीं है, उसको हटाने के लिए एक पूरी एक प्रोसेस का आपको सहारा लेना पड़ेगा, उसे कहेंगे इम्पीचमेंट। और उस इम्पीचमेंट में जो है राष्ट्रपति को पार्लियामेंट की, पार्लियामेंट में ये बात प्रूफ करनी पड़ेगी, पार्लियामेंट को ये बात प्रूफ करनी पड़ेगी कि हाँ प्रेसिडेंट ने जो है एक वर्ड किया है, एक फ्रेज है, वायलेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ये क्या है, मैं इसलिए इसको एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ क्योंकि मेरी अथॉरिटी नहीं है, या किसी भी व्यक्ति की भारत में अथॉरिटी नहीं है कि इस फ्रेज को क्या कर सके, डिफाइन कर सके, वायलेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। कभी भविष्य में ऐसा भगवान ना करे हो, अगर होगा कि कोई प्रेसिडेंट को इम्पीच करने के लिए प्रोसेस किया जाएगा, तो जाके सुप्रीम कोर्ट इसे डिक्लेयर करेगा कि इसका एक्चुअल मीनिंग क्या होगा, क्योंकि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कोई भी वर्ड दिया गया है उसकी एक्सप्लेनेशन करने का अधिकार सिर्फ जुडिशरी को ही है। अगला है रिमूवल ऑफ द सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट जजेस। हमारे यहाँ सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट दोनों के जजेस को ऐसे नहीं हटाया जाता, उनको हटाने के लिए पार्लियामेंट जो है वो क्या करती है, प्रूफ करती है कि हाँ इनका जो है मिसबिहेवियर या इनकैपेसिटी इन्होंने की है। क्योंकि अगर कोई जज अच्छे से डिसीजन नहीं ले रहा है तो उसके 2 ही रीज़न हो सकते हैं, या तो वो डिसीजन लेने लायक नहीं है, या उसने जानबूझ के ऐसा किया है, तो प्रूव मिसबिहेवियर या इनकैपेसिटी। इस केस में जो है आपके सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जज को उसके पद से हटाया जा सकता है। अगला है पोस्ट ऑफ द वाइस प्रेसिडेंट। हमारे यहाँ जो पोस्ट ऑफ द वाइस प्रेसिडेंट है वो अमेरिका से थोड़ी अलग है, इन द सेंस क्योंकि हमारे यहाँ जो राष्ट्रपति है, अगर बाई चांस वो पद से इस्तीफा देते हैं या उनकी पद पे रहते हुए डेथ हो जाती है किसी राष्ट्रपति की, तो कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोविजन है कि नया राष्ट्रपति का चुनाव 6 महीने के अंदर होगा। तब तक जो है वाइस प्रेसिडेंट जो है क्या करेंगे, अपने पद को, राष्ट्रपति के पद को संभाल सकते हैं। और अगर उपराष्ट्रपति भी नहीं है तो आपके सुप्रीम कोर्ट के सबसे वरिष्ठतम जज होंगे, वरिष्ठतम न्यायाधीश होंगे, वो ये जो है पोस्ट को संभालेंगे। परंतु भाई अमेरिका में क्या होता है, जो बाकी रिमेनिंग टेन्योर होता है उसे वाइस प्रेसिडेंट ही संभालेगा। किसके टेन्योर को, प्रेसिडेंट के टेन्योर को। तो ये हमारा जो प्रोविजन है वो कहाँ से लिया गया, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका से। अगला इंपॉर्टेंट कंट्री वो है आयरलैंड। तो आयरलैंड से हमने क्या लिया है, पहला है आपका डीपीएसपी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। वर्ड इंपॉर्टेंट है, देख लीजिएगा, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स
ऑफ द स्टेट पॉलिसी। ये आपके पास क्या है, मैं आपको बता दूं, ये आपके सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस हैं जो आपके कॉन्स्टिट्यूशन ने दिए हैं हर टाइप की सरकारों को, कि आप जो है देश को इस तरीके से चलाएं। ठीक है, जैसे आपके पास फ्री लीगल एड टू पुअर है ना, या आपका 0 से 6 ईयर्स के बच्चे को बेसिक हेल्थ केयर प्रोवाइड कराना, ये स्टेट को जिम्मेदारी दी गई है। इस तरीके से क्या आपके पास इक्वल वेजेस फॉर इक्वल वर्क है ना, या आपके पास जो अनएम्प्लॉयमेंट है उसमें सिकनेस में ओल्ड एज में हेल्प करना। तो ये प्रोविजंस जो हैं, या आपके इंटरनेशनल पीस को मेंटेन करना, या जुडिशरी को एग्जीक्यूटिव से अलग करना, कार्यपालिका को न्यायपालिका से अलग करना, ये प्रोविजन लिखे गए हैं आर्टिकल 36 से 51 में पार्ट 4 में। तो वो इस तरीके से लिखे गए हैं कि सरकार को गाइडलाइंस है कि सरकार अगर कोई आएगी तो वो ये इसको इस एज अ मैप एज अ इंडेक्स देख सकती है कि हाँ हमें ये काम करने चाहिए। जो भी आपके पार्टी के मैनिफेस्टोज आते हैं बिफोर इलेक्शंस, वो बेसिकली अगर आप ढंग से पढ़ेंगे तो आपके कॉन्स्टिट्यूशन के डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स पे ऑलरेडी लिखे गए हैं। वो सरकार की जिम्मेदारी है, कोई एहसान नहीं है। अगला है नॉमिनेशन ऑफ मेंबर्स ऑफ राज्यसभा। हमारे देश में एक प्रोविजन है कि जो प्रेसिडेंट है वो आपके 12 मेंबर्स को, 12 राज्यसभा मेंबर्स को फ्रॉम डिफरेंट फील्ड्स, आर्ट, साइंस, कल्चर, इनसे जो है चुन के राज्यसभा भेजेगा। ये प्रोविजन भी कहाँ से लिया गया है, आयरलैंड कॉन्स्टिट्यूशन से। अगला है मेथड ऑफ इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट। हमारे यहाँ प्रेसिडेंट का डायरेक्ट इलेक्शन नहीं होता। पार्लियामेंट के दोनों हाउसेज, लोकसभा राज्यसभा के सीधे चुने हुए सदस्य, मतलब ये जो 12 हैं ये आपके नॉमिनेटेड, ये चुनाव में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। लोकसभा राज्यसभा के डायरेक्टली इलेक्टेड बंदे और विधानसभाओं के बंदे, जो आपकी स्टेट असेंबलीज होती हैं, वो लोग जो हैं, इसके अलावा दिल्ली, पौंडीचेरी, जम्मू कश्मीर, ये 3 ऐसे स्टेट्स हैं जिनमें विधानसभाएं हैं, जिनका अपना चीफ मिनिस्टर है। दिल्ली, पौंडीचेरी और अभी JNK रिसेंटली, इनको असेंबली का प्रोविजन दिया गया है। तो इनमें जिन जिन में आपकी असेंबलीज जो है चल रही हैं, भंग नहीं है, तो वो सब पार्टिसिपेट करेंगी इलेक्शंस में। अगला है कनाडा। कनाडा में फेडरेशन विद द स्ट्रॉन्ग सेंटर, हमारे यहाँ स्टेट और सेंटर है पर सेंटर ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, मैंने अभी बताया। रेजिडुअरी पावर्स विद द सेंटर, अगर कोई पावर बच जाती है वो सेंट्रल गवर्नमेंट पे जाएगी। गवर्नर का अपॉइंटमेंट, इसके अलावा एडवाइजरी जुडिक्शन विद सेंटर और स्ट्रॉन्गर सेंटर, ये हमारे यहाँ जो है कनाडा से लिए गए हैं। अगला है ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया से कॉन्करेंट लिस्ट, आपको बता दूं स्टेट लिस्ट सेंट्रल लिस्ट अभी बात कर रही थी, एक लिस्ट होती है कॉन्करेंट। तो कॉन्करेंट लिस्ट में कौन, दोनों डिसीजन ले सकते हैं, स्टेट भी डिसीजन ले सकता है और सेंटर भी डिसीजन ले सकता है। एग्जाम्पल के तौर पे एजुकेशन। परंतु अगर आपके पास सेंटर भी सेम लॉ बनाता है, स्टेट भी सेम लॉ बनाता है, तो सेंटर का लॉ क्या होगा, प्रिवेल करेगा। अगला है फ्रीडम ऑफ ट्रेड, कॉमर्स एंड इंटरकोर्स। तो हमारे देश में फ्रीडम ऑफ ट्रेड, कॉमर्स एंड इंटरकोर्स है। आप अपने देश में जो है इधर से उधर क्या कर सकते हैं, फ्रीडम ऑफ ट्रेड है आपको, आप व्यापार कर सकते हैं, कोई आपको परेशानी नहीं होगी। अगला है जॉइंट सिटिंग ऑफ 2 हाउसेस। अच्छा, जॉइंट सिटिंग क्या है, अगर कोई ऑर्डिनरी बिल है, कौन सा बिल है, ऑर्डिनरी बिल है, उस ऑर्डिनरी बिल के केस में मान लो आपके लोकसभा है और राज्यसभा है। लोकसभा ने कोई बिल पास करा और राज्यसभा ने पास करने से मना कर दिया, तो आपका जो प्रेसिडेंट है वो ज्वाइंट सेशन बुला सकता है, सबको एक साथ बिठा देगा। ठीक है जी, सबको एक साथ बिठा दिया जाएगा, लोकसभा प्लस राज्यसभा, फिर दोबारा वोटिंग कराई जाएगी। अगर पास हुआ तो पास का मतलब 50% जो प्रेजेंट है उनसे एक ज्यादा। अगर 100 लोग बाय चांस, अगर आपके पास 400 लोग हैं तो 400 का आधा 200, तो 201 लोग चाहिए। ठीक है, और अगर फेल तो फेल, तो कंबाइन फॉर्म में होता है। और इस समय जो आपका इसको कह सकते हो जो चेयरमैन बन के बैठता है, उनको बोलते हैं स्पीकर ऑफ लोकसभा। तो स्पीकर ऑफ लोकसभा जो होते हैं वो ज्वाइंट सेशन को कंडक्ट करवाते हैं और प्रेसिडेंट जो है इसका ऑर्डर करते हैं। ठीक है, अगला है जर्मनी के से, आपके जर्मनी कॉन्स्टिट्यूशन क्या लिया गया है, सस्पेंशन ऑफ फंडामेंटल राइट ड्यूरिंग इमरजेंसी। तो हमारे देश में ड्यूरिंग इमरजेंसी आपके फंडामेंटल राइट छिन जाते हैं, एक्सेप्ट टू आर्टिकल 20 और आर्टिकल 21। इन दो को छोड़कर आपके जो है कह सकते हो जो आपके इन दो को छोड़ के आपके जो अधिकार हैं वो सारे के सारे क्या हो जाते हैं, वो छिन जाते हैं। ठीक है, अगला है यूएसएसआर, जो आपका सोवियत जो रशिया था। तो अभी आपके पास जो है ये 1991 से आपको पता है रशिया का जो है विघटन हो गया था, उससे पहले की बात है। तो पहला है फंडामेंटल ड्यूटीज, मैं आपको बता दूं एग्जाम में कभी पूछता है। तो फंडामेंटल ड्यूटीज जो है पहले हमारे देश के संविधान में नहीं थी, 44th अमेंडमेंट ने 1976 इनको जोड़ा है, उससे पहले नहीं था।
अगला है जस्टिस वर्ड। तो हमारे प्रियम्बल में आपका संविधान का जो पहला पेज होता है जो बुक के बारे में बताता है कि इसके अंदर क्या क्या आपको मिलने वाला है, तो इसके अंदर जस्टिस वर्ड दिया गया है। और जस्टिस में 3 तरह के जस्टिस दिए गए हैं। खाली न्याय का मतलब न्याय नहीं होता, इसमें 3 तरह के न्याय दिए गए हैं, इकोनॉमिक, सोशल और पॉलिटिकल। सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय और राजनीतिक न्याय। तो ये हमने प्रोविजन कहाँ से लिया है, आपके रशियन यूएसएसआर के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है। फ्रांस। तो फ्रांस की जो 1789 की जो रिवॉल्यूशन था, फ्रेंच रिवॉल्यूशन जिसे आप लोग बोलते हैं, उसमें जो आपका उसका मोटो था वो था लिबर्टी, इक्वालिटी और फ्रेटर्निटी। तो ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में वर्ड यूज किए गए हैं, ये हमारे संविधान का बेसिक आइडिया में दिए गए हैं प्रियम्बल में। तो ये वर्ड भी हमने कहाँ से, फ्रांस से लिए हैं और ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन्ड है। अगला साउथ अफ्रीकन कॉन्स्टिट्यूशन। तो दक्षिण अफ्रीका का हमारा पुराना संबंध है। महात्मा गांधी ने अपना जो असहयोग की जो थेरेपी थी, थेरेपी ही इसे कहना बेटर होगा, ठीक है, किसी भी वुंड को हील करने के लिए जो यूज होती है उसे थेरेपी कहते हैं, ठीक है। तो आपके महात्मा गांधी ने जो थेरेपी स्टार्ट की थी सत्याग्रह की, वो साउथ अफ्रीका से ही की थी। तो साउथ अफ्रीका कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया हमने अमेंडमेंट प्रोसीजर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, कि किस तरीके से हमारा कॉन्स्टिट्यूशन का अमेंडमेंट किया जा सकता है। आर्टिकल 368 इसके लिए स्पेशली मेंशन्ड है। और इलेक्शंस ऑफ मेंबर्स ऑफ राज्यसभा, मैं आपको बता दूं राज्यसभा के मेंबर्स डायरेक्टली इलेक्टेड नहीं होते। आपकी राज्यों की विधानसभाएं जो होती हैं, जो आपकी स्टेट असेंबलीज होती हैं, चीफ मिनिस्टर वाली, समझ रहे हैं ना आप, उनके जो मेंबर्स होते हैं वो आपके राज्यसभा मेंबर्स को चुनते हैं। और राज्यसभा का चुनाव जो है इस तरीके से होता है कि 1/3 1/3 1/3, 6 साल का टेन्योर होता है। 1/3 मेंबर 2 साल, टोटल 6 साल पूरा कर लेते हैं। तो 1/3 मेंबर रिटायर होते हैं, फिर 2 साल बाद 1/3 मेंबर रिटायर होते हैं, नए मेंबर आते हैं, फिर 2 साल बाद 1/3 मेंबर रिटायर होते हैं और फिर आपके नए मेंबर आते हैं। तो ये कॉन्टिन्यूस हाउस है, इट इज नॉट टेम्परेरी हाउस, इट इज अ कॉन्टिन्यूस हाउस। जैसे लोकसभा है वो टेम्परेरी हाउस है, क्लियर, उसमें सारे मेंबर एक साथ आने हैं और सारे मेंबर एक साथ ही जाने हैं। अगर बीच में कोई मेंबर की डेथ होती है तो जो नया मेंबर चुना जाएगा वो बचे हुए टेन्योर के लिए ही चुना जाएगा, ठीक है। सारे एक साथ आएंगे, सारे एक साथ जाएंगे। बट आपके पास जो कौन है, आपका जो राज्यसभा है, इट इज अ कॉन्टिन्यूस हाउस। और 1/3 मेंबर रिटायर्स आफ्टर एवरी 2 years। ये आपके दिमाग में क्लियर होना चाहिए। ये प्रोविजन कहाँ से है, साउथ अफ्रीकन कॉन्स्टिट्यूशन से। अगला है आपका जापान। तो जापान बहुत इंपॉर्टेंट। जापान में जो हमने जो चीज ली है वो है प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ। तो it was all about the sources of the constitution. If you like the video, please subscribe the channel and press the bell icon ताकि आपको notification